वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 9 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख सकते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, वेस्टर्न कमांड एंड इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक पंजाब में। देन इन्फोसिस ने रिसीव किया ISO 42001 सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 की बात करें तो हेनलैंड पार्टनर्स ने रिलीज़ की एंड न्यूयॉर्क यहाँ पे वेल्थिएस्ट सिटी निकल कर आई है 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. We are one-stop solution for current affairs. अफेयर्स क्लाउड ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स। आप हमारे क्रैक करंट अफेयर्स को जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं फ्रॉम आवर एप्लीकेशन एंड यूज़ विकास 10 कूपन कोड, ताकि आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल सके। एंड इसी के साथ साथ बच्चों, हम डेली बेसिस पे एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं जो बेस्ट कमेंट करता है आंसर्स, एंड उसको हम डेली बेसिस पे हम एक बच्चे को यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे साल का ऑफ अफेयर्स क्लाउड। तो जो बच्चा जितनी अच्छे से करंट अफेयर्स का आंसर देगा, जितना इंपॉर्टेंट उसका आंसर देगा, उस बच्चे को यहाँ पर एक साल तक हम फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराएंगे एज अ रिवॉर्ड, एंड डेली बेसिस पे एक बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑप्शन रिवीजन का, जहां पर हम न्यूज़ थीम, रेलेवेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंस जो रहेगी करंट अफेयर्स की, उसके बेसिस पर हम ऑप्शंस को चूज़ कर कर आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स रिवाइज कराएंगे, जिससे आपके पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे, आपकी मेमोरी को बूस्ट मिलेगा एंड माइंड मैपिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, 8 मई के जो विनर रहेंगे वो हैं श्री वैष्णवी -EK1OZ। ये यूज़र नेम, इनके बिल्कुल सटीक आंसर थे, बिल्कुल सही और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन्होंने आंसर किए। तो आप हमें मेल कर सकते हैं एंड हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर हेयर, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द मेल प्रोवाइडेड हेयर, एंड आवर टीम विल मेक श्योर दैट यू आर रिवॉर्डेड विद 1 ईयर्स फुल फ्री सब्सक्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने कंटेंट पर। India's medtech industry is projected to grow at 28% annually, reaching what valuation by 2030? तो इंडिया की जो medtech industry है ना, it is expected to reach $50 billion by 2030. Take a note of this. एंड यहाँ पे 28% एनुअली ग्रोथ करने की बात की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है इन द एशिया, और 20th पोजीशन पे आ जाता है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइस मार्केट। यहाँ पर जो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू फैच मिलती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपोर्ट्स हैव सरपास इंपोर्ट्स इन कंज्यूमर्स एंड डिस्पोजेबल्स इन 2023। यहीं पर अगर हम बात करें $100 मिलियन की, तो यहाँ पे याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक 7 साल का बॉन्ड लॉन्च किया गया, ग्लोबल बॉन्ड, जो $100 मिलियन का ये वैल्यूएशन का बॉन्ड रहेगा, एंड ये बेसिकली आपका प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड रहेगा, राइट, ताकि सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, एंड सिटी ग्रुप यहाँ पे लीड मैनेजर रहेगा इस बॉन्ड का। देन अगर बात करें $32.895 मिलियन की, तो ये अमाउंट कंट्रीब्यूट किया इंडिया ने टू द UN बजट, एंड इसी से इंडिया को ऑनर रोल ऑफ द UN फॉर 2024 का खिताब मिला। देन बात करें $3.5 बिलियन की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड रिलीज़ किया है वर्थ $3.5 बिलियन। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी एक स्टैकेथॉन ऑर्गेनाइज कराई गई थी, करेक्ट। डॉक्टर अरुणीश चावला, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। डॉक्टर अरुणीश चावला ने यहाँ पे एक लॉन्च किया मेडटेक स्टैकेथॉन 2024 को इन कोलैबोरेशन विद CII एट न्यू दिल्ली। स्टैकेथॉन क्या होता है? सिमिलर टू दैट ऑफ अ हैकेथॉन। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात की जाएगी, वेरियस कैटेगरीज के ऊपर, वेरियस सेक्टर्स के ऊपर, वेरियस चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो 8 फोकस ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा मेनली, जो कि है कैंसर थेरेपी, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर, असिस्टिव मेडिकल डिवाइसेस, बॉडी इम्प्लांट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर्स एंड डिस्पोजेबल्स एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, नए नए यूज केसेस डेवलप करने के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, सिमिलर टू दैट ऑफ अ हैकेथॉन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following exercise was recently conducted by Indian Army and Indian Air Force across multiple locations in Punjab? तो एक्सरसाइज का नाम रहेगा गगन स्ट्राइक 2। ये एक्सरसाइज का नाम है। इंडियन वेस्टर्न कमांड एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, अभी पंजाब में इसको कराया गया था। 3 डे लॉन्ग ये जॉइंट
ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रहेगी। ट्राई सर्विस मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगा। एंड इसी में एक हेलीकॉप्टर का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है अपाचे, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, इसका भी यहाँ पर हमें यूज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें डस्टलिक की, तो डस्टलिक का भी 5वां एडिशन हमें देखने को मिला था। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। लोकेशन क्या थी इस बार की, तो उज्बेकिस्तान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया एंड इंडिया की तरफ से जाट रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। भारत शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक 50 मिनट लॉन्ग सिनर्जाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन था आप इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का। ये ट्राई सर्विस ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, करेक्ट। एंड यहाँ पर इस एक्सरसाइज को तीनों फोर्सेस के द्वारा हमें कंडक्ट कराया गया था एंड पीएम मोदी की प्रेजेंस में यहाँ पर राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था भारत शक्ति। देन अगर बात करें मिलन 24 की, तो ये 12th एडिशन है आपका मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का। मिलन इंडिया के द्वारा होस्ट की गई थी फरवरी के महीने में एंड यहाँ पर मिलन आपको याद रखेंगे ये 19 से लेकर 27 फरवरी तक कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट, विच कंपनी और रेगुलेटरी बॉडी रिसीव्ड ISO IEC 42001 2023 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो किस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसीव किया ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इन्फोसिस रहेगा। ये ऐसा पहला सर्टिफिकेशन यहाँ पर इनको मिला है। इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगी, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के। एंड जब इस कंपनी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन AI मॉडल्स को यहाँ पे यूज़ करेगी तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगी वो यहाँ पे लॉन्च की गई। एंड ISO IEC होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड IEC होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इनका ये सर्टिफिकेशन है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ये पहली IT कंपनी बन गई है जिनको ग्लोबली ये पहली IT कंपनी बन गई है जिनको इस सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, राइट। एंड ये सर्टिफिकेशन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम बाय TUV इंडिया। इसी के अलावा अगर हम देखें इन्फोसिस की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, सलील पारेख। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, बेंगलुरु कर्नाटका में। एंड 1981 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। अगर बात करें HCL की, तो उन्होंने अभी फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पर अभी एक टाइप करा एंड यहाँ पर फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करेगा $37.2 मिलियन एंड ये एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे साइन हुआ है जिसमें फॉक्सकॉन के पास 40% ओनरशिप रहेगी, करेक्ट। एंड ये किसके लिए हो गया, चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग वेंचर रहेगा जो इंडिया में सेटअप किया जाएगा। TCS की बात करें, टाटा सन्स जो कि होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की, इन्होंने अराउंड 2.02 करोड़ शेयर्स को यहाँ पे सेल कर दिया, इक्वल टू 0.65% इक्विटी इन TCS इन अ ब्लॉक डील वर्थ 9,300 करोड़ रुपीज़। एवरेज प्राइस था यहाँ पे 4,043 रुपीज़ पर शेयर का एंड अभी टाटा सन होल्ड करते हैं 71.9% स्टेक इन TCS। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो सेबी ने अभी रिसीव किया ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स इन कोलैबोरेशन विद न्यू हेल्थ विच इज़ द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो न्यूयॉर्क वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आ जाती है USA की, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है ये। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बे एरिया ऑफ कैलिफोर्निया। देन थर्ड पे आ जाता है सिंगापुर। फोर्थ पर आ जाता है लंदन, सॉरी थर्ड पर आ जाता है टोक्यो ऑफ जापान इज ऑन द थर्ड। फोर्थ पर आ जाता है सिंगापुर एंड फिफ्थ पर आ जाता है लंदन, राइट। टेक अ नोट दिस। मुंबई की बात करें ये 24th पोजीशन पर है, दिल्ली की बात करें 37th पोजीशन पे एंड ये दोनों इंडिया की इकलौती सिटीज़ हैं जो कि टॉप 50 इस लिस्ट में आती हैं ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट। एंड USA एज अ कंट्री यहाँ पे टॉप करते हैं विद अ टोटल ऑफ 11 वेल्थिएस्ट सिटीज़ इन दिस रिपोर्ट। चाइना की बात करें, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी चाइना की कौन सी रहेगी, शेंजन रहेगी एंड इसने 140% का इंक्रीज देखा इन नंबर ऑफ मिलियनर्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। अगर यहीं पे हम बात करें तो न्यूयॉर्क में 3,49,500 मिलियनर्स देखने को मिलते हैं, बे एरिया में 3,05,700, टोक्यो में 2,98,300 मिलियनियर्स, सिंगापुर में 2,44,000 मिलियनियर्स, लंदन में 2,27,000 मिलियनियर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। एंड न्यूयॉर्क यहाँ पे वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल इनके पास रहेगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं बे एरिया की, सेकंड पोजीशन हमने देखा, मुंबई हमने देखा आ जाता है 24th पोजीशन पे एंड दिल्ली 37th पोजीशन पर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इन्होंने रिलीज किया वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 को। व्हाट इज द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2022। देखो रेमिटेंस होती है दो तरीके की, एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस, एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब बाहर की कंट्री से इंडिया में पैसा आ रहा है, और आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया से बाहर की कंट्रीज में पैसा जा रहा है, राइट। तो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा हमें इनवर्ड देखने को मिला इंडिया में, एंड उसकी वैल्यू है 111 बिलियन US$। एंड इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क यहाँ पे क्रॉस किया इन रेमिटेंसेस। टेक अ नोट ऑफ दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड माइग्रेशन 2024 के रिपोर्ट में डाटा रिलीज किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था। एंड यहाँ पे जो इंटरनेशनल रेमिटेंस है, अगर हम 2000 की बात करें तो वहाँ पे टोटल होती थी $128 बिलियन की रेमिटेंस, और अगर आप बात करें 2022 की तो जो रेमिटेंस की वैल्यू है वो बढ़ गई है ऑलमोस्ट बाय 650% टू $831 बिलियन की रेमिटेंस हमें देखने को मिलती है। देन हाईएस्ट कंट्रीज यहाँ पे कौन सी आती हैं रेमिटेंस के हिसाब से देखें तो टॉप पर है हमारी इंडिया, उसके बाद आ जाता है मैक्सिको ऑन सेकेंड पोजीशन, मैक्सिको के बाद आ जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया, मैक्सिको, फिर चाइना थर्ड पे, फिलीपींस फोर्थ पे, फ्रांस फिफ्थ पे, इंडिया फर्स्ट है, पाकिस्तान की छठी और बांग्लादेश 8th पोजीशन पे रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे रेमिटेंस की तो 61.1 बिलियन रेमिटेंस आई मैक्सिको की, $51 बिलियन हमें रेमिटेंस देखने को मिलती है चाइना की, एंड $30.4 बिलियन हमें रेमिटेंस देखने को मिलती है किसकी, 30 ये आ जाती है फ्रांस की। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया रिपोर्ट टाइटल रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम्स, जो स्टेट करती है दैट द एनुअल इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज टू $260 बिलियन अ ईयर टू हाफ द करंट एग्री फूड एमिशंस बाय 2030। एग्री फूड सिस्टम्स में जो हमारा एमिशंस हो रहा है उसको हाफ करने के लिए बाय 2030 हमें जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में इंक्रीज करनी पड़ेगी बाय 18 टाइम्स टू $260 बिलियन अ ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 अचीव कर सकें, एंड जो एग्री फूड सिस्टम है उसमें जो एमिशंस का डाटा है, जो टारगेट है उसको रिड्यूस कर सकें बाय हाफ, राइट। एनुअली ट्वाइस एज मच इज स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज विच में हार्म द एनवायरमेंट। एंड अगर हम देखें तो जो ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम्स है दे होल्ड एमिनेंस पोटेंशियल टू कट नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थ्रू असेसिबल मेजर्स, करेक्ट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूएन का एक काम है, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे फूड प्राइस इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया, UNFAO फूड प्राइस इंडेक्स, करेक्ट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो दिसंबर के लिए फॉर 2023 का डाटा था वो था एट 118.5। देन बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की तो इन्होंने वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिलीज किया, एंड यहाँ पे इफको यहाँ पे टॉप करता है अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स रैंकिंग बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द टर्नओवर ओवर GDP। अगर बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया एक लोन ऑफ $23 मिलियन, एंड ये लोन रहेगा फॉर इंडिया, करेक्ट, ताकि इंडिया में जो जिफ्ट सिटी है वहाँ पे इनोवेशन को एंड रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड प्रॉमिस फॉर ग्रोथ, अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान डिजाइन्ड फॉर कस्टमर्स एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। तो वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ, ये एक ULIP है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये डिज़ाइन किया गया कस्टमर्स के लिए एम्बार्किंग ऑन देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 3 तरह के प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर एंड प्रॉमिस फॉर लाइफ, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे अभी अपॉइंट किया किनको, MD एंड CEO अपना, वो है H वेंकटाचलम अय्यर, H वेंकटाचलम अय्यर जी को यहाँ पे MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। LIC की बात करें, ये आपको होमवर्क में दूंगा मैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इनके द्वारा अभी ICICI प्रू प्रीमियम
ये इंडिया का पहला न्यू LIP प्लान है जो लॉन्च किया गया, करेक्ट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक ICICI प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी विद बेनिफिट एनहांसर भी लॉन्च किया है, जो कि ऑफर करते हैं कि आप 100% अपने प्रीमियम्स जो आप पे करते हैं उसको वापस ले सकते हैं इफ़ यू आर अनेबल टू पे द प्रीमियम्स। देन इसी के अलावा बात करें अगर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर आपके MD एंड CEO कौन रहेंगे? अनुज माथुर, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, एंड 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, MD एंड CEO कौन रहेंगे? अनूप बागची, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है विच इज इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप्ड बाय सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम.ai। तो सेतु ने अनवेल किया सेसेमे, राइट। ये इंडिया का पहला डोमेन स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। BFSI के लिए इसको लॉन्च किया गया, इसको डेवलप किया गया बाय सेतु इन कोलैबोरेशन विद सर्वम.ai। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था, राइट। ये भी एक AI चैटबॉट है सिमिलर टू दैट ऑफ ChatGPT। देन IMPEL.AI याद रखेंगे ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एंड iCreate के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ताकि इंडिया के जो AI स्टार्टअप्स हैं उसको यहाँ पे एम्पावर किया जा सके। इसकी फुल फॉर्म भी देखें तो iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर एमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन इंडियन AI की बात करें तो इंडिया AI यहाँ पे याद रखेंगे ये एक ट्राईपार्टाइट MOU यहाँ पे साइन किया गया था। इस ट्राईपार्टाइट MOU में कौन कौन आ जाते हैं? ये आ जाते हैं नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, देन DIC डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन, इनके द्वारा यहाँ पर AI से रिलेटेड बात की गई ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट यहाँ पर हमें मिल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU विद IFSC टू प्रमोट GIFT IFSC एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। तो किनके साथ? वो है FPSB इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया IFSC के साथ टू प्रमोट GIFT IFSC एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंस हब होगा तो यहाँ पे काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी एंड जो फंडिंग होगी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहेगा इन GIFT सिटी। टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें FPSB की तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे? कृष्णन मिश्रा, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर बात करूँ IREDA की तो इन्होंने एक अपना नया ऑफिस खोला है GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात में, ताकि फाइनेंसिंग की जा सके रिन्यूएबल एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की। एक्सिस बैंक की बात करें तो इन्हीं के द्वारा ये वो पहला बैंक बना जिन्होंने FD कराने की बात की ऑफ $US फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। LIC की बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अभी रिसेंटली LIC की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने इनॉग्रेट किया वर्चुअल मोड LIC का न्यू इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर एट GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है किस कंट्री ने भी साइन किया एक 20 साल का अग्रीमेंट विद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फॉर विंड पावर स्टेशन। तो विंड पावर स्टेशन है एंड यहाँ पर किस कंट्री के लिए यहाँ पे एक 20 साल का अग्रीमेंट साइन किया गया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने? तो श्रीलंका के साथ ये एग्रीमेंट रहेगा, 20 साल का रहेगा। यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है ये 8.26 सेंट्स लेगी पर किलोवाट आवर की हिसाब से। ये जो कंपनी है ये इस विंड पावर स्टेशन को कहाँ पे सेटअप करेगी? मन्नार एंड पुनेरिन, इन दो जगह पे सेटअप करेगी, जो कि कहाँ पर है? श्रीलंका पे रहेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो 484 मेगावाट्स का ये आपका विंड पावर प्लांट रहेगा एंड यहाँ पे $442 मिलियन इन्वेस्ट करने का अप्रूवल मिल गया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। UAE की यहाँ पे अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो PM मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान जो कि प्रेसिडेंट है UAE की, इनके बीच में यहाँ पे एक MOU साइन हुआ ताकि इंडिया के UPI कार्ड सर्विस को प्रमोट किया जा सके इन अबू धाबी UAE। इंडिया से रुपए हो गया एंड UAE से हो गया जयवान, इन दोनों के बीच में यहाँ पे MOU साइन हुआ ताकि जो रुपए कार्ड है उसके एक्सेप्टेंस को बढ़ाया जा सके इन UAE। देन फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे अभी याद रखेंगे ओलंपिक गेम्स होंगे, पेरिस ओलंपिक गेम्स, एंड यहीं पे याद रखेंगे 75th रिपब्लिक डे के दौरान
फ्रांस ने अपना कंटिजेंट भेजा था यहाँ पे परेड के लिए इन इंडिया, जहाँ पर 95 ट्रूप्स थे एंड 33 फ्रेंच बैंड कंटिजेंट थे एंड इनका यहाँ पे झांकी भी निकली थी। गायना की बात करें तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड रिपब्लिक ऑफ गायना की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ। 5 साल का ये एमओयू रहेगा ताकि जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है ना उसको यहाँ पर ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है प्रो पब्लिका, इन्होंने भी जीता विच अवार्ड अंडर पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंडर प्रो पब्लिका ने कौन सा अवार्ड जीता, वो है पुलित्जर प्राइज। ये जो पुलित्जर प्राइज है ना, याद रखेंगे ये किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा, म्यूजिक एंड स्पेशल साइटेशन। एंड अभी 108वां पुलित्जर प्राइज से यहाँ पे सम्मानित किया गया, करेक्ट, पुलित्जर बोर्ड के द्वारा। यहीं पर अगर हम देखें तो विनर्स को प्रो पब्लिका, इन्होंने 2024 का पुलित्जर प्राइज जीता इन जर्नलिज्म अंडर पब्लिक सर्विस कैटेगरी। हैना ड्रायर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता इन जर्नलिज्म अंडर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी। डेविड ए हॉफमैन, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट से हैं ये, इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता और जर्नलिज्म अंडर द एडिटोरियल राइटिंग कैटेगरी। एंड बात करें फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रूटर वन द 2024 पुलित्जर प्राइज इन जर्नलिज्म अंडर ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पुलित्जर प्राइज की बात करें, जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पहला पुलित्जर प्राइज 1917 में दिया गया था, राइट। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सीडिंग हमजा यूसुफ। तो जॉन स्विनी ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं स्कॉटलैंड के, ये सक्सीड करेंगे हमजा यूसुफ को। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, मूविंग ऑन, बिफोर मूविंग ऑन, यहीं पर अगर हम बात करें एरेस्मस प्राइज की, ऑप्शंस तो हम डिस्कस करना ही भूल गए। एरेस्मस प्राइज की बात करें तो एमिनेंट इंडियन राइटर एंड पद्मश्री अवार्डी अमिताभ घोष को, अमिताभ घोष, इनको अवार्ड किया गया एरेस्मस प्राइज से ऑफ नीदरलैंड। अगर बात करें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की तो 12 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया क्रिएटर्स को एट भारत मंडपम। एबेल प्राइज की बात करें तो ये नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स होता है, राइट, इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं दिया जाता, इसीलिए एबेल प्राइज। एंड किनको सम्मानित किया गया इससे, माइकल टेलाग्रैंड को, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनको एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि हु वाज इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सेडिंग हमजा यूसुफ, तो वो हैं जॉन स्विनी। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम बात करें लुइस मॉन्टेग्रो की, तो लुइस मॉन्टेग्रो ये अपॉइंट किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। और उस्माने संको की बात करें तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ सेनेगल, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। साइमन हैरिस की बात करें तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात कर रहे हैं जॉन स्विनी की, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये लीडर हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एंड ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बने ऑफ स्कॉटलैंड। हमजा हरून यूसुफ को ये सक्सीड करेंगे। देन इसी की बात करें तो ही वॉज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड फॉलोइंग द वोट इन द स्कॉटिश पार्लियामेंट। देन जॉन स्विनी 60 साल के हैं, 1964 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था, करेक्ट। एंड इन्होंने 1979 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया था। ये डेप्यूटी लीडर रह चुके हैं ऑफ एसएनपी फ्रॉम 1998 टू 2000 एंड पार्टी लीडर फ्रॉम 2000 से 2004 तक। ये कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट रहे हैं फॉर 2011 से 2014। देन डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम 2014 से 2023 एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी मिनिस्टर बने इन द हिस्ट्री ऑफ Scotland. Then he has also served as the cabinet secretary for finance, constitution and economy 2014 से 2016 and cabinet secretary for education and skill from 2016 से 2021. Next, ECI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड बाय, तो ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एडिशनल शेयर्स को एक्वायर कर रही है इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, राइट। सिक्किम ऊर्जा ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इस्टेब्लिश की गई थी विद द इंटेंशन ऑफ कैरिंग आउट 1200 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ सिक्किम। एंड यहाँ पर अप्रूवल मिल गया सीसीआई को, सीसीआई से फ्रॉम अप्रूवल मिल गया ग्रीनको को फ्रॉम सीसीआई टू एक्वायर एडिशनल शेयर्स और स्टेक इन द सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। SJVN लिमिटेड की यहाँ पे अगर हम बात करें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, तो अगर इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। 1500 मेगावाट का ये ग्रीन हाइड्रोजन पावर मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, करेक्ट। 1500 मेगावाट का रहेगा, कहाँ पर है, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि नाथपा झाकरी इन हिमाचल प्रदेश रहेगा। JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इनके द्वारा अभी रिसीव हुआ एक लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ 700
megawatt of interstate transmission system, correct, and interstate transmission system connected solar power project from NTPC Limited. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो ये वो कंट्री की पहली कंपनी बन गई है जिन्होंने सरपास किया 10,000 मेगावाट्स को, दैट इज इक्वल टू 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन ऑपरेशन. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024 इनॉग्रल एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया, तो वह आनंदन जग कोका कोला इंडिया फाउंडेशन. इन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर नेशनल वीमेंस हॉकी लीग. तो ये नेशनल वीमेंस हॉकी लीग होगा, ये इसका इनॉग्रल एडिशन होगा, राइट. इसका एम क्या है, बेसिकली जो वीमेन है उनको यहाँ पे उनके ऊपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी इक्विपमेंट, उनको अपलिफ्ट करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी सेलिब्रेट करना उनके अचीवमेंट्स, इसलिए इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कराया जाएगा. फर्स्ट एडिशन है इसका, याद रखेंगे 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक होगा. कहाँ पर होगा जो इसका फर्स्ट फेज, वो होगा रांची, झारखंड में. 8 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी इस नेशनल वीमेंस हॉकी लीग में, करेक्ट. इसके अलावा बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच पार्टनरशिप हुआ एंड येस बैंक यहाँ पर ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर रहेगा टीम इंडिया का फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स, जो कि जुलाई एंड अगस्त मंथ में होंगे 2024 में पेरिस फ्रांस में. रिलायंस फाउंडेशन की बात करें तो 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट हुआ था एंड रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को यहाँ पे ऑनर किया गया विद ब्यूटी विद द पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर कमिटमेंट टू फिलेंथ्रॉफी एंड सोशल वर्क. वहीं पे टाटा ग्रुप की बात करें तो BCCI एंड टाटा ग्रुप के बीच में यहाँ पे एक डील हुई, जहाँ पर जो टाटा ग्रुप है वो इंडियन प्रीमियर लीग IPL का स्पॉन्सर होगा 2024 से लेके 2028 तक. नेक्स्ट, World Asthma Day annually observed across the globe on which day to raise awareness of asthma, one of the most common chronic non-communicable disease affecting both children and adults. तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे. अस्थमा एक मोस्ट कॉमन क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है. पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 1998 में ये डे ऑब्जर्व किया गया था. क्यों, क्योंकि याद रखेंगे द एनुअल ऑब्जर्वेंस जो है वो किसके द्वारा की जाती है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA के द्वारा. एंड 2024 में ये 7 मई को ऑब्जर्व की गई थी. इसकी थीम याद रखेंगे, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स. यहीं पे बात करें सेकेंड मंडे ऑफ फेब मंथ की, तो सेकेंड मंडे को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, राइट. लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड वेटरनरी डे ऑब्जर्व करते हैं. फोर्थ थर्सडे ऑफ अप्रैल की बात करें तो इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं 7 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं द ऑब्जर्वेंस ऑफ 65th रेजिंग डे ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉर्डर पर रोड्स हैं, हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, जहाँ पे लोगों का जाना इनएसेसिबल हो जाता है, तो वहाँ पर BRO के द्वारा उन रोड्स को मेंटेन किया गया है, ब्रिजेस बनाए गए हैं, हाईवेज को कनेक्ट करा गया है ताकि राइट ईजी कनेक्टिविटी हो सके. तो इसका 65th रेजिंग डे अभी हमने ऑब्जर्व किया 7 मई को, मार्क करके चलेंगे BRO का. DRDO की बात करें तो DRDO जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अभी अपना रेजिंग डे ऑब्जर्व किया था 1 जनवरी को, राइट. एंड इसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इनका ये 66 फाउंडेशन डे था 1 जनवरी को जो हमने ऑब्जर्व किया. यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर मैं BRO की बात कर रहा हूँ तो BRO इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो BRO इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में. आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की बात करूँ तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया 260th रेजिंग डे ऑफ द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स. देन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें CISF की, तो इनका रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया ऑन 10th ऑफ मार्च. नेक्स्ट आ जाता है फिर व्हेन वाज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम वर्ल्ड माइल चैलेंज. ये थीम रहेगी एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व करना बेसिकली, ताकि जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है बॉडी की, जो फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, राइट. क्यों बच्चों को स्कूल में एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. कब, तो 7 मई को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं. ये डे एनुअल ऑब्जर्व किया जाता है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स एंड इसकी थीम हम देख चुके हैं, वर्ल्ड माइल चैलेंजेस की थीम रहेगी. फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया गया था 15 मई 1996 को. ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे. यहीं पे अगर हम बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं हम UN इंटरनेशनल डे फॉर UNIDSDP, जो कि है UN का इंटरनेशनल डे
ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस हम 6 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने इसका 11वां एडिशन ऑब्जर्व किया। 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 29 अगस्त की तो हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे साथ में कोई हम किड्स एथलेटिक डे को भी ऑब्जर्व करते हैं, राइट, ताकि बच्चों को, जो बच्चे हैं, यंग पीपल हैं, उनको प्रमोट किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। डीओपी सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणीश चावला इन्होंने लॉन्च किया मेडिटेक्स टैकेथॉन 2024 इन कोलैबोरेशन विद CII एट न्यू दिल्ली। इंडियन आर्मी, वेस्टर्न कमांड एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंटली एक्सरसाइज जो किया गगन स्ट्राइक 2 इन पंजाब। देन इन्फोसिस ने रिसीव किया ISO 42001 2023 सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देन वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 की बात करें रिलीज की गई बाय हेनले एंड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क एंड अकॉर्डिंग टू हेनले एंड पासवर्ड एंड न्यूयॉर्क वो वेल्थिएस्ट सिटी बनी है इन द वर्ल्ड, इसने टॉप किया। देन इंडिया ने रिसीव किया $111 बिलियन का रेमिटेंस इन 2022 एज पर द डाटा रिलीज बाय UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात करें तो जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है ऑफ $260 बिलियन इतनी की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हमें जो एग्री फूड एमिशंस है उसको हाफ करना बाय 2030 एंड नेट जीरो अचीव करना बाय 2050। नेक्स्ट आ जाता है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ प्लान। सेतु ने अनवेल किया सेसमे इंडिया का पहला डोमेन स्पेसिफिक LLM फॉर BFI सेक्टर। FPSB इंडिया इन्होंने साइन किया एक MOU विद IFSCA टू प्रमोट जिफ्ट IFSC एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। देन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने साइन किया एक 20 ईयर का अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका फॉर विंड पावर स्टेशन। 2024 का पुलित्जर प्राइज इन जर्नलिज्म दिया गया, बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक दिया गया एंड प्रो पब्लिका इन्होंने प्राइज जीता अंडर पब्लिक सर्विस। देन स्कॉटलैंड प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट इलेक्टेड जॉन स्विनी एज देयर 7th फर्स्ट मिनिस्टर। देन CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर्स इन सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। कोका कोला इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर नेशनल वीमेंस हॉकी लीग। वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करें तो साथ में, 65th BRO की बात करें, BRO रेजिंग डे की बात करें तो साथ में एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की बात करें तो साथ में को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं हमारे नए इनिशिएटिव पर जहाँ पर हम आपको फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे जब आप करेक्ट आंसर देंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन का जो हमसे पूछेंगे। चलिए तो 3 यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके आपको लास्ट 4 महीने के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताने हैं, 3 फॉर ईच। तो एक्सिस बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड LIC ये टॉपिक हैं, इनके 3 ईच आपको लास्ट 4 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें बताने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।